मैं 28 साल का नौजवान था। शहर से पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं गांव आ गया। मेरे पिता विक्रम सिंह गांव के बड़े जमींदार थे। गांव वापस आकर मैंने बहुत ही जल्द पिताजी का कामकाज समझ लिया था। पिताजी की आमदनी का जरिया खेतों में उगने वाली फसलें थी। खेतों में काम करने वाली मजदूर औरतों से मैं बड़े अदब से पेश आता था और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था। एक दिन मेरे खास गुर्गे राघव ने दबी जवान से मजदूरों पर इस मेहरबानी की वजह पूछी, तो बदले में मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। कुछ भी हो, यह जो यहाँ काम करने वाली औरतें हैं ना, इनके साथ वो करने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने खेतों में काम करती हुई एक मजदूर के खुले पेड़ और उसकी छाती को घूरते हुए कहा। मेरी आंखों में हवस छाई हुई थी। क्या हुआ छोटे साहब, यह तो सब नीची जाति की औरतें हैं। आप भला इनके साथ क्यों खुद को गंदा करेंगे? राघव ने कहा। मैंने कहा, इन औरतों का शरीर मेहनत करके कसावट से भर जाता है और जब इनके साथ जबरदस्ती की जाती है ना, तब बड़ा मज़ा आता है। आज राघव मेरा यह नया रूप देख रहा था। शहर जाकर पढ़ाई कर लेने के बाद भी मैं गांव की मजदूर औरतों में वो चीज़ तलाश रहा था। एक दिन मेरे पिता ने मुझे समझाया कि अब समय बदल गया है। गांव के लोग इतने सीधे साधे नहीं रह गए हैं कि उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। आज गांव में भी मोबाइल फोन पहुंच गया है, जिसके चलते जागरूकता आ गई है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि गांव की जनता को दबा कर नहीं, बल्कि उन्हें अपने पन के दिखावे से जीता जाए। पिताजी की बात मुझको समझ में आ गई थी। इसीलिए मैंने इस गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और इस काम के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया। मैं गांव के बड़े बुजुर्गों को ज़रूरत की चीज़ें दान में देता था और सोशल मीडिया पर अपनी दानवीरता के फोटो डालकर प्रचार प्रसार करता था। सर्दियों के दिन थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर जा रहा था। इतने में मेरी नज़र गांव की एक लड़की सुमन पर पड़ी, जो अपनी बकरी के पीछे पीछे दौड़ रही थी। सुमन की छाती पर कोई भी दुपट्टा नहीं था। उसका कुर्ता भी उसके सीने से चिपक गया था, जिससे उसके गोले साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मेरी गंदी नज़र सुमन की छाती पर अटक गई। मेरी आंखों में हवस के लाल दौरे तैरने लगे। राघव मेरी मनसा को समझ गया था और बोला, हुजूर, माल पसंद आ गया हो तो बताएं। मैं राघव की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगा। फिर क्या था, गाड़ी चलाते हुए राघव ने सुमन की तरफ बढ़ा दी और उसके पास पहुंचते ही गाड़ी रोककर राघव ने सुमन को गाड़ी के अंदर घसीट लिया। सुमन घबरा गई थी, पर राघव के आगे सिर्फ हाथ पैर पटक कर रह गई। राघव ने उसे कार की पिछली सीट पर पटक दिया, जहां पर मैं उसे लालसा नज़रों से भीगे बदन को घूरने लगा था और उसके कपड़ों को खींचने की कोशिश करने लगा। सुमन ने बचने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। सुमन की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, पर मैं तो अपनी हवस मिटाने में लगा हुआ था। और मेरा पालतू राघव आगे सीट पर बैठा हुआ गाड़ी चला रहा था और बीच बीच में नज़र उठाकर सामने लगे आईने में पीछे का नज़ारा भी देख लेता था। लथपथ हालत में मैंने सुमन को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वह उठी और गांव के बाहर उफनती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। सुमन की खुदकुशी कुछ दिनों तक आसपास के गांव में चर्चा की बात बनी रही। मैं पहले तो खबर से थोड़ा घबराया, पर फिर मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और गांव में यह बात फैला दी कि सुमन की मौत एक हादसा थी जो उफान नदी में डूबकर हुई है। इसके बाद मैंने अपने पास से 1 लाख पीड़ित परिवार को दिए और सोशल मीडिया पर इसके फ़ोटो भी अपलोड कर दिए। अब तो मैं तानाशाह हो चुका था। गांव में किसी की भी इज्जत पर हाथ डालना मेरे बाएं हाथ का खेल बन गया था। एक दिन की बात है, मैं शहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मुझसे मिलने 38 साल की सरिता नाम की एक औरत आई। उसकी 19 साल की बहन भी उसके साथ में थी। मैंने उन दोनों का हाथ जोड़कर स्वागत किया और ड्राइंग रूम में बिठाकर आने की वजह पूछी, तो सरिता ने बताया कि वह कमज़ोर और बेरोजगार औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। इसके लिए वह उन्हें उद्योग लगाने की ट्रेनिंग भी देती है और उसके बाद अगर 10-15 औरतें मिलकर इस काम को उद्योग की शक्ल देना चाहे तो वह उन्हें सरकार से लोन भी दिलवाने में मदद करती है। कान तो सरिता की बातें सुन रहे थे, पर मेरी आंखें लगातार सरिता के जिस्म पर घूम रही थी और बीच बीच में मैं उसके कमसन बहन की जवानी को भी तौल रहा था। मैं सोचने लगा कि यह सरिता तो काम की औरत है। मैंने सरिता को अपने गांव की औरतों को काम सिखाने की रजामंदी दे दी और उनके रहने का इंतजाम अपनी हवेली के गेस्ट रूम में करा दिया। अगले दिन से ही सरिता ने गांव की औरतों से मिलना और उन्हें काम के बारे में बताना शुरू किया।
बाहर से आई सरिता के समझाने का अंदाज गांव की औरतों को बहुत पसंद आया और वे उन्हें सहयोग करने के लिए भी राजी हो गई। मुझको सरिता के काम चलने या न चलने से कोई मतलब नहीं था, बल्कि मेरी हवस भरी नज़र तो सरिता की छोटी बहन प्रिया पर थी। प्रिया को अपने उम्र के बाकी लड़के लड़कियों की तरह उसे भी अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत प्यार था। वह गांव में मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो और वीडियो बनाया करती थी। एक दिन मैं प्रिया के पास पहुंचा और मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने का राज पूछा तो प्रिया ने बताया, मैं अच्छी लोकेशन की रील्स बनाती हूँ, जिन्हें बाद में मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती हूँ। सोशल मीडिया तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और मैं भी जानता हूँ कि यह रील्स बनाने के लिए तुम्हें अच्छी लोकेशन चाहिए। मैंने प्रिया के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया और प्रिया उसमें फंस भी गई थी। अगले दिन सरिता जब औरतों को काम सिखा रही थी, तब मैं प्रिया को लोकेशन दिखाने के लिए बहाने अपनी गाड़ी में शहर की ओर जाने वाली रोड पर ले गया। प्रिया भी सरिता को बिना बताए ही मेरे साथ चल दी थी। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, मैंने प्रिया के सीने पर हाथ रख दिया। प्रिया चौंक गई और उसने दूर होना चाहा, पर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसके कपड़े तन से जुदा कर दिए। गाड़ी की पिछली सीट पर ही प्रिया के बदन से मैं खेलने लगा। प्रिया किसी तरह भागकर सरिता के पास पहुंची और अपने साथ हुए जुल्म के बारे में सब कुछ कह सुनाया और यह भी कहा कि सरिता उसे जहर देकर मार दे, क्योंकि अब वह जिंदा नहीं रहना चाहती। सरिता ने प्रिया की हिम्मत बढ़ाई और कांपते हाथों से मोबाइल फ़ोन से पुलिस का नंबर डायल कर दिया, पर तुरंत ही उसे काट भी दिया। सरिता पूरे गांव में मेरा दबदबा अच्छी तरह से देख चुकी थी और फिर वह अच्छी तरह जानती भी थी कि पैसे वाले द्वारा रेप किए जाने के बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पीड़िता से बेकार की पूछताछ और मीडिया में आने वाली खबरों के अलावा सरिता ने प्रिया को समझाया कि मरने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। सरिता ने अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी सहेली रीता का नंबर डायल कर दिया और बोली, तू हमेशा कहती थी ना कि तू मेरे किसी काम भी कैसे आ सकती है, तो आज समय आ गया है तुझे मेरे काम आने का। फिर सरिता ने रीता को अपने इस गांव में आने तक की कहानी बताने के साथ साथ उसे यहाँ आने का न्योता भी दे दिया। अगले दिन सरिता के साथ एक लड़की मेरी कोठी में दाखिल हुई। उस लड़की की उम्र 20 साल के आसपास की थी। गुलाबी टी शर्ट और नीली जींस में उसके शरीर के अंदर सभी उभार और भी आकर्षक लग रहे थे। मैंने सरिता के साथ एक नई लड़की को देखा तो फौरन आगे पहुंचकर उनकी हाव भगत में लग गया। सरिता ने उस लड़की का नाम बताया और यह भी बताया कि रीता को उसकी कंपनी ने उसकी मदद के लिए भेजा है। रीता बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं मन ही मन अपने अगले शिकार के तौर पर रीता को देख रहा था। एक दिन मैंने सरिता और रीता से कहा, पास वाले गांव में ही हमारे पुरखों की हवेली है, आप दोनों चाहें तो हमारे साथ घूमने चल सकती हैं। सरिता ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और सिर्फ रीता को अपने साथ ले जाने को कहा। गाड़ी चल दी थी और मैंने रीता को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की तो रीता ने मुस्कुराकर उसे बच्चों की ड्रिंक बताकर पीने से मना कर दिया। रीता का ऐसा खुलापन मुझको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अपने बैग से बंद शराब की बोतल निकाल ली और चलती गाड़ी में ही पीने पिलाने का दौर शुरू हो गया। मैंने रीता को भी शराब ऑफर की, जिसे उसने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद ही मैंने रीता की जांघों को सहलाना और उसके ओंठों को चूमना शुरू कर दिया। रीता को अच्छी तरह पता था कि उसे आसानी से हाथ नहीं आना है और कितने नाज नखरे दिखाने हैं। उसके यह नखरे मेरी हवस को और बढ़ा रहे थे और आखिरकार चलती गाड़ी में ही हवस का खेल शुरू हो गया। कुछ देर में ही मैं निढाल हो गया। अगले दिन सुबह मेरे मोबाइल पर सरिता का एक मैसेज आया, एक वीडियो भेज रही हूँ, इसे देखते ही तेरी 7 पुरखों की अत भी फट जाएगी। मुझको कुछ समझ नहीं आया। मैंने मोबाइल फ़ोन पर रिसीव हुआ मैसेज देखना शुरू कर दिया। यह मेरी गाड़ी में बना वीडियो था, जिसमें मैं निर्वस्त्र हालत में कार की सीट पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर रीता थी। वीडियो देखते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी वीडियो बनाए? रुक, अभी आकर तुझे बताता हूँ। सरिता ने ठंडे स्वर में मुझे बताया कि इन सब से कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी बहन सुमन और रीता के साथ गांव छोड़ चुकी है और अगर वह 5 लाख रुपये उसके खाते में नहीं जमा करेगा तो यह वीडियो बहुत जल्द ही सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा।
मुझको इस वीडियो से बचने का कोई रास्ता समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने पैसे देकर जान छुड़ाने की बात ही ठीक समझी और सरिता द्वारा दिए गए खाते के नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और सरिता से गुजारिश की अब वह ईमानदारी से वीडियो को डिलीट कर दे। सरिता ने कहा, पहले तू वादा कर, आज के बाद किसी लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं करेगा। मैंने सरिता से वादा किया, अब मैं किसी लड़की के साथ गलत काम नहीं करूँगा और सच्चे दिल से सबकी मदद करूँगा। तब सरिता बोली, ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूँगी और अगर तूने कोई गलत काम किया तो यह वीडियो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगी। इतना कहकर सरिता ने फ़ोन काट दिया। अब मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा था और आगे से कोई भी गलत काम ना करने की कसम खा ली थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।